basically, first before doing the material of the blood grouping, we will know what is blood group, कैसे डिसाइड करते हैं. तो ब्लड ग्रुप बेसिकली इसके क्लासिफिकेशंस के दो तरीके हैं. पहला क्लासिफिकेशन है ABO ब्लड ग्रुप. ABO. There was a scientist Landsteiner who has given this classification. इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है कि ब्लड ग्रुप चार तरीके के होते हैं. A, B, AB और O. किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि AB है या A है या B है या O है. तो जब आरबीसी होती है ना, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन्स लगे होते हैं. तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन A होगा. अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन B होगा. अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें एंटीजन A एंड B दोनों होंगे. अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसमें एंटीजन नहीं होंगे. लाइकवाइज देयर विल बी द एंटीबॉडी. दिस इज उसकी सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन है ना, उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है. ठीक है, तो जो जिसके अंदर एंटीजन A है तो उसमें एंटीबॉडी B होगा. जिसमें B है उसमें एंटीबॉडी A होगा. जिसमें AB है उसमें नील होगा. जिसमें नील है उसमें A और B दोनों होंगे. पहली छोटी सी बात कि एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था लैंडस्टीनर. क्या नाम था? लैंडस्टीनर. उन्होंने सबसे पहले ABO क्लासिफिकेशन दिया. इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप चार तरीके का होता है. AB एंड O. A के अंदर एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगी. B के अंदर एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगा. AB के अंदर एंटीजन A और B दोनों होंगे, एंटीबॉडी नहीं होंगे. O के अंदर एंटीजन नहीं होंगे, एंटीबॉडी A और B दोनों. ठीक है, समझ आया? एक दूसरा क्लासिफिकेशन था, दैट वाज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव. RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव. ये किसने दिया? ये भी लैंडस्टीनर ने दिया था 1940s के अबाउट. तो ये सबसे पहले रेशियो मंकी करके, जो रेसिस मंकी है उसके अंदर खोजा गया था. उसके नाम पे इसका नाम RH पड़ा. इसमें भी बहुत तरह की एंटीजन्स होती हैं. ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन एंटीजन जो पाई जाती है दैट इज एंटीजन D. तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट होगा तो RH नेगेटिव. ठीक है, अब इन दोनों की एंटीजन में और इन दोनों की एंटीजन में डिफरेंस क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो आपका प्लेसेंटा होता है ना, तो ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर जाती है. ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस नहीं करती. दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर कि जो एंटीजन D है वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर देती है और ये क्रॉस नहीं करती. लॉजिक क्या है इसको पढ़ने का? एक छोटा सा हम चार्ट बनाते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति के अंदर A ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर A ब्लड ग्रुप है और मुझे उसको जो है डोनेट करना पड़ रहा है. अगर सपोज गलती से मैं B दे दूंगा उसको तो क्या होगा? तो जो एंटीजन है A के ऊपर वो कौन सा था? I. एंटीजन A था और जो एंटीबॉडी था वो प्लाज्मा के अंदर B था. इसको मैं B ब्लड ग्रुप दे रहा हूँ, तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? B होगा और एंटीबॉडी जो होगा A होगा. तो जब एंटीजन A के साथ जब एंटीजन B मिलेगा, जब एंटीजन A के साथ अगर एंटीबॉडी A मिल जाएगी, एंटीजन A के साथ अगर एंटीबॉडी A मिल जाएगी तो नॉर्मली नहीं मिलनी चाहिए. तो अगर गलती से हमने जिसके अंदर A ब्लड ग्रुप था उसके अंदर हमने B वाला दे दिया, तो B के अंदर तो एंटीबॉडी A है. तो अगर इसके अंदर एंटीबॉडी A इसके साथ मिल जाएगी तो क्या होगा? क्लम्पिंग हो जाएगी, हीमोलिसिस होने लगेगी. मतलब उसकी जो आरबीसी है वो टूट जाएगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, आरबीसी टूट जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, जॉन्डिस हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए जब भी हम कभी ब्लड ग्रुप देते हैं तो जनरली क्या है कि वो जिसका जो मैच कर रहा है उसके साथ दिया जाता है. मैं चारों के एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ. ये चार ब्लड ग्रुप है, A, B, AB और O. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? दूसरी टेबल एंटीजन, तीसरी टेबल एंटीबॉडी. इसके अंदर एंटीजन A था, इसके अंदर B था, इसके अंदर AB दोनों थे, इसके अंदर A था. ऐसे ही इसमें B था, इसमें A था, इसमें A था और इसमें AB. तो अगर सपोज A वाले को मैंने B दिया, A वाले को B दिया, तो मैं क्या बोल रहा था कि A वाले को B देने से क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी थी वो उसके साथ चिपक जाएगी, मिल जाएगी और हीमोलिसिस कर देगी. ठीक है, तो हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते. अब B वाले को हमने A दे दिया तो सेम केस यहाँ पे B होगा और यहाँ पे B होगा.
तब ये बी भी मिल जाएगी, हम नहीं दे सकते। अब एक सोचो, एक केस था कि जिसके अंदर क्या था, ए बी, क्या था ए बी। तो ए बी को क्या करेगा, ए बी के अंदर अगर ए वाला देंगे तो ए के साथ बी भी है और बी के साथ ए भी है। और एक दूसरा केस था जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ था, जिसके अंदर एंटीजन थी ही नहीं। तो ये जो ओ वाला है, दिस इज द ओ, दिस इज यूनिवर्सल डोनर है, एक यूनिवर्सल डोनर और एक टर्म है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है, सबको कौन दे देगा, जिसके अंदर एंटीजन होगी नहीं। सबको कौन दे देगा, जिसके अंदर एंटीजन होगी नहीं। तो जो O माइनस है वो जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ऐसे ही जो AB वाला है वो कैसा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज तो हमें क्या याद रखनी है, बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। अब जो हमारा मेन मुद्दे की बात है, जिस विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज RH। तो RH बेसिकली क्या था, RH एक तरह का एंटीजन है, RH भी एक तरह का एंटीजन। इसमें लगभग 50 एंटीजन पाई जाती है। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीजन है वो एंटीजन D है। अगर कोई प्रेजेंट होगी तो RH पॉजिटिव, अगर कोई एब्सेंट होगी तो RH नेगेटिव। एक जो स्पेशल बात याद रखनी है कि जो RH के अंदर जो एंटीजन है वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर देती है, और जो AB वाली वो है वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस नहीं करती। अब मैं एक दूसरा नया केस लेके चलता हूँ कि सपोज 4 सिनेरियो बनते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का भी पॉजिटिव है, लड़की का भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं, इसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा ग्रुप लेके चलते हैं कि लड़की का निगेटिव है, लड़की का पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा सिनेरियो लेके चलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जो लड़की का ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, पॉजिटिव, और जो लड़की का ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, नेगेटिव। अब जो कंडीशन है कि लड़की का कैसा है, मेल का पॉजिटिव और लड़की का कैसा है, ठीक है। तो लड़की का कौन सा पॉजिटिव और लड़की का कौन सा नेगेटिव। अब सपोज शादी हो गई, कंसेप्शन हुआ, तो कंसीव हुआ, तो बेबी का जो ब्लड ग्रुप आया वो आया पॉजिटिव। तो इसकी जो मम्मी थी उसका कैसा था, नेगेटिव। इसके अंदर जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। अब हम एक सीन लेके चलते हैं कि जैसे मैंने बोला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो एंटीजन D थी, जो RH पॉजिटिव या नेगेटिव बता रही है, वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर देती है। तो इसमें क्या होगा, जब पहले जब कंसेप्शन होगा तो बाद में जब ब्लड बनने लगेगा, तो फाइनली क्या होगा, जब लास्ट के टाइम पे प्लेसेंटा के बैरियर को, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव, बच्चे के अंदर, माँ के अंदर खून कैसा है, नेगेटिव, तो वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करेगी, प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करेगी। तो माँ को सूचना आएगी, जब वो माँ के खून में आके मिलेगा तो माँ को क्या सूचना आएगी, माँ को सूचना आएगी क्या, कि उसके अंदर जो है कोई फॉरेन मैटर्स आ गया, क्योंकि जो एंटीजन है वो क्या है, फॉरेन मैटर्स। मतलब मेरे लिए तो मेरा ब्लड ग्रुप ठीक था, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप वाला आ जाएगा, सपोज मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा, तो वो क्या गलत बात, वो क्या हो जाएगा, वो गलत बात हो जाएगी। तो ऐसे ही जो मदर थी, मदर के अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, और मदर के अंदर जो बेबी रखा हुआ है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि माँ उस एंटीजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी में क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी, क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो एंटीबॉडी जहां से वो एंटीजन आ रहा है उसको मारना शुरू कर देंगी। समझ आएगी बात, हाँ। तो जो माँ थी, माँ के ब्लड ग्रुप में कौन सा था, नेगेटिव, बच्चा कौन सा था, पॉजिटिव। तो जब माँ के ब्लड ग्रुप में पहली बार जब वो प्लेसेंटा का बैरियर क्रॉस करके खून जाएगा, तो माँ का ब्लड ग्रुप क्या करेगा, वो एंटीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, उस एंटीजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने लगेगा। समझ आ रही। तो जब पहली बार प्रेगनेंसी होती है, पहली बार कंसेप्शन होता है ऐसे केसेस में, कौन से केसेस में, जब पापा पॉजिटिव हो और मम्मी नेगेटिव हो। तो जब पहली बार कंसेप्शन ऐसे केसेस में होता है तो क्या होता है, पहला बच्चा तो जी लेता है। पहला बच्चा क्यों जी लेता है, क्योंकि वो करीब 7 महीने के अंतराल पर जब डिलीवरी होने वाली है, उस समय ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा एक्सचेंज होता है।
तो जब डिलीवरी हो रही है उस समय थोड़ा सा भी जो ब्लड है बच्चे का वो माँ की बॉडी में जाएगा, तो माँ की बॉडी में क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी बन जाएंगी, और वो एंटीबॉडी बनने के बाद मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कि जिंदगी में दोबारा से अगर पॉजिटिव वाला एंटीजन उसकी बॉडी में घुसा तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो पहचान लेंगे हाँ ये वही दुश्मन है और उसको मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो चांसेस हैं कि वो बच्चा कंसीव जो है सरवाइव कर जाए, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में अगर ऐसा होगा तो क्योंकि माँ की बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स डेवलप हो गई हैं, वो मेमोरी सेल्स मतलब सूचना एक बार डेवलप हो गई, जैसे किसी को चिकन पॉक्स होता है वो दोबारा नहीं होता ना, किसी को एक बार चेचक हो जाए दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाती है। तो अगर मेमोरी सेल्स उसकी बॉडी में डेवलप हो गई और दोबारा से अगर वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला आएगा तो उसकी मेमोरी सेल्स तुरंत उसको मारना शुरू कर देंगी, खा लेंगी, आरबीसी तोड़ देंगी बच्चे की, बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जो आरबीसी आ रही है वो उसको मारना शुरू कर देंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए हम एक एंटीबॉडी का टीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंटीबॉडी का टीका। वो एंटीबॉडी का जो वैक्सीन है, टीका है, वो कब दिया जाता है, वो 2 बार दिया जाता है। एक बार कब, जब 7th मंथ पे प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी का 7th मंथ हो, और दूसरा जब बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा होने के 72 आवर्स के अंदर, जब बेबी डिलीवर होगा तो उसके 72 घंटे के अंदर। तो वो टीका लगाने से क्या होगा, माँ को जो है मेमोरी सेल्स वहाँ डेवलप हो जाएंगी, माँ जो है वो उसको रोक लेगी, और बच्चे के केस में क्या होगा, जब पहली बार डिलीवरी हो रही है तो उसके केस में मेमोरी सेल्स डेवलप होंगी, और मेमोरी सेल्स जो है वो उसको जिंदगी में दोबारा से अगर वो चीज दोबारा आई तो मेमोरी सेल डेवलप होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ही लगेगा, हमारे पास वेपन्स रेडी हैं, जैसे ये चीज आई शूटिंग शुरू हो गई, शूटिंग शुरू हो गई मतलब उसके अंदर की जो आरबीसी है वो जो है उनके अंदर हेमरेज शुरू हो जाएगी, आरबीसी मरने लगेंगी, टूटने लगेंगी, तो आरबीसी कम हो जाएंगी तो एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी टूटेंगी तो जॉन्डिस होने लगेगा, और फाइनली डेथ हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एराइथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब जो हीमोलिसिस हो रही है, टूटने की प्रक्रिया हो रही है, फेटालिस मतलब क्योंकि ये प्रक्रिया फीटस में होती है इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दैट कम्स अंडर द हेडिंग RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, समझाया? तो यही सेमिनार का विषय है RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें जो बच्चों का है एक एक करके आओ। Good afternoon everyone, myself Priya Rathod. Today my topic for the webinar is RH incompatibility. To understand the RH incompatibility, first we have to understand what is RH factor. RH factor or rhesus factor is a protein that is present on surface of RBC. If your blood type has this protein on the surface of RBC, then it is RH positive. If your blood type does not have this protein on the surface of RBC, then it is RH negative. Understand the concept of RH factor is crucial during the pregnancy, because during the pregnancy, the mother has a RH negative factor, while the expecting fetus have a RH positive factor. Now the mechanism for the RH incompatibility. अगर हमारी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उसके एक्सपेक्टिंग बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव है, तो एक कंडीशन अगर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। तो इसमें क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में अगर हम लोग उसकी प्रेगनेंसी में देखा जाए तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बिकॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी देयर वाज सम fetus cell that was remained in the mother's body after the delivery, and in that time the antibodies are developed. During the first pregnancy, the antibody IgM is developed. So in antibody IgM is developed. ठीक है। तो उस समय ये होता है एंटीबॉडी IgM डेवलप्ड होती है, और इस टाइम जो IgM डेवलप्ड होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू IgG। तो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी तब जो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में जब जो फीटस जो है डिलीवरी के टाइम पे जो मदर में पहले से ही IgM ऑलरेडी डेवलप हो चुकी एंटीबॉडी वो फीटस की RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो इस केसेस में जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इसमें सीवियर एनीमिया के केसेस देखते हैं, और अगर सीवियर केसेस में देखा जाए तो इसमें बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है, और बेबी का ब्रेन डैमेज होगा और उसको
ब्रेन हैमरेज की कंडीशन आती है। और अगर इसका प्रिवेंशन देखा जाए तो इसमें हम लोग प्रिवेंशन के लिए डिस्कवरी ऑफ द रोगम दैट वाज गिवन ड्यूरिंग द लैक्टोप्लासिस कंडीशन। और ये से जो हम लोग 2 स्टेज में देते हैं, एक हम लोग देते हैं प्रेगनेंसी के 7th मंथ में और दूसरा हम लोग देते हैं बेबी के डिलीवर होने के बाद 72 आवर्स में। तो इसमें जो है जो रोगम होता है एंटीबॉडी, ये जो है मदर में जो मदर के इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस करती है, मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से वो जो है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है फीटस का, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। Good afternoon everyone, my name is Nilipal. I am here to present the mechanism and pathophysiology of the RH incompatibility. So start with during the first pregnancy, the RH negative mother initial exposure to the RH positive blood cells is not sufficient to activate her immune system to recognize T cells. So but during the delivery, the placenta separates from the uterine wall and causing this to the umbilical cord blood enters to the maternal circulation, which results in the formation of antibodies. So when it is there that antibody is making first time, so there is no experience on the fetus on the first time. That's why in subsequent pregnancies with the RH positive fetus antibodies is already making, and that's why when maternal blood and fetal blood is in contact with the antibodies is working against the blood. So antibodies against the blood and a condition generate called erythroblastosis fetalis, and the immature hematopoietic system of the fetus is attempt to liver and spleen attempt to immature RBCs in the fetal circulation called fetal circulation, and that's why it's that's why it is known as erythroblastosis fetalis. The unexpected demand of the RBCs in the bloodstream a condition generate called portal hypertension. This taxes the heart and the circulatory system. Liver enlargement and prolonged need of the RBCs production generates a condition called prolonged needs for RBC production decrease the ability to make other proteins like albumin. This decrease the osmotic colloidal blood pressure. Due to this it decrease the leakage the fluid in body fluids and tissues. A condition generates called hydrops fetalis. So this is the mechanism and pathophysiology of RH incompatibility. Thank you so much. ये बोला ना इन्होंने, क्या बोला कि जब स्टार्टिंग में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो रही होती है, स्टार्टिंग में मिक्सिंग नहीं होती पहली वाली प्रेगनेंसी में, लेकिन जिस टाइम डिलीवरी हो रही है और जिस टाइम जो है अम्बिलिकल कॉर्ड वो जब यूट्रस से डिटैच हो रहा है, उस समय थोड़ा सा खून जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में चला जाता है और उस समय मिक्सिंग होगी, और उस थोड़े सी मिक्सिंग की वजह से ही उसकी बॉडी में एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर हो जाती है। अब मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर हो गई, दोबारा से जिंदगी में कभी पॉजिटिव वाले से कॉन्टैक्ट होगा तो पूरी इम्यूनिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेमोरी सेल्स डेवलप्ड हैं। जैसे ही पॉजिटिव वाला घुसेगा, डेवलप्ड हुई मेमोरी सेल्स जो है वो उसको खा लेंगी, मार देंगी, तोड़ देंगी। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, जब हम टीका लगाते हैं तो जितनी मेमोरी सेल्स डेवलप हुई हैं, जितनी एंटीजन की बॉडी के अंदर इंटर्ड हुई है, तो वो जो टीका लग रहा है वो उतनी एंटीजन को हटा देगा। जितनी एंटीजन मेमोरी सेल्स डेवलप हुई है उतनी मेमोरी सेल्स को हटा देगा। अब क्या है, नया बच्चा, नई स्थिति, नई इम्यूनिटी डेवलपमेंट,
और नई मेमोरी सेल्स। अगर वो टीका नहीं लगता तो जो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वो जैसे ही एंटीजन वाला गया वो उसको मारना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने वो जो ऑलरेडी मेमोरी सेल्स स्टोर्ड है उनको हटा दिया। अब क्या है, नई परिस्थिति स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जो सेकंड डिलीवरी होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। चलो Good evening, sir, and my batchmates. Myself, Mohammad Asif Alam. I have come here for a seminar presentation on the topic of clinical manifestations and diagnosis of RH incompatibility. What are manifestations of RH incompatibility? Many manifestations of RH incompatibility, that's anemia, jaundice, hydropis, pitolis. Know what are anemia occurs? Anemia occurs due to the destruction of RBC, red blood cells. As due to anemia, baby appears pale. No, in jaundice occurs due to the increasing level of the bilirubin. In jaundice, symptoms are whitish of eye, yellowish of eyes, yellowish of skin, and yellowish of nails. In hydropolis pitolis, hydropolis pitolis में जो ब्लड फ्लूइड जो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ ब्लड फ्लूइड, edema, ascites, and heart failures occurs. Now, what are the diagnosis of RH incompatibility? We can diagnose RH incompatibility by ultrasound, amniocentesis, fluid, and umbilical cord. In ultrasounds, we can diagnose anemia, jaundice, and hydropis pitolis. By amniocentesis fluid, we can for amniotic fluid, amniotic fluid can be diagnosed by the amniocentesis. No umbilical cord. In umbilical cord, it is done by after birth, after delivery. After delivery, it is involves it is done to check the level of hemoglobin, bilirubin, and antibody screening. Good afternoon everyone. My name is Yashpal Singh Chauhan. My topic is prevention and management of RH incompatibility. हम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट को समझने से पहले समझेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। इसमें जो RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फीटस होता है। RH नेगेटिव मदर की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो RH पॉजिटिव जो फीटस होता है उसकी कुछ ब्लड सेल्स RH नेगेटिव मदर के ब्लड से में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। उसकी वजह से RH नेगेटिव मदर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है। एंटीबॉडी डेवलपमेंट होने की वजह से जो फिर हम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट टॉपिक पे आते हैं। प्रिवेंशन में ये है कि रोगम वैक्सीन होती है। रोगम वैक्सीन हमें एंटीबॉडी डेवलप होने से पहले देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है उससे पहले अगर रोगम इंजेक्शन को अपन इंजेक्ट कर देंगे तो उससे एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी, मेमोरी सेल्स नहीं बनेगी। मेमोरी सेल्स अगर नहीं बनेगी, जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी उसमें जो बेबी होगा वो स्वस्थ होगा और आगे जब भी जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैनेजमेंट ये है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम एनीमिया की कंडीशन को जांच कर सकते हैं और एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड में बिलिरुबिन का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को जॉन्डिस है कि नहीं है चेक कर सकते हैं और अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें हम अर्ली डिलीवरी भी करा सकते हैं बेबी। थैंक यू। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तुमने बताया एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? सर एमनियोसेंटेसिस मतलब डिलीवरी के बाद जो है हेमोग्लोबिन होता क्या है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस एक फ्लूइड होता है जिसमें फीटस की मतलब बॉडी की जो फ्लूइड एमनियोटिक होता है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस?
तो एमनियोसेंटेसिस में हम लोग उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उस फ्लूइड से एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जिसमें एम्नियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना है। उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि मेल है कि फीमेल है फीटस। तो कुछ भी चेक कर सकते हैं। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने का एक तरीका। तो तुमने सुना होगा असाइटिस, सुना है असाइटिस? पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस सुना है? तो जैसे वो असाइटिस है तो उसमें जो पेट के अंदर जो पानी भरा है उसको बाहर निकालेंगे तो उस तरीकों को बोलते हैं पैरासेंटेसिस। क्या बोलते हैं? पैरासेंटेसिस। तो पैरासेंटेसिस मतलब जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में जो पानी भर जाता है असाइटिस का, उस फ्लूइड को बाहर निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। सुई लगाई और सुई से नीडल लगाई और उसके पाइप के थ्रू पानी निकल जाएगा, दैट इज पैरासेंटेसिस। एक और तरीका है, एक और नाम है, दैट इज थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस जब टीबी की वजह से इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, ऑफ कोर्स लंग्स में पानी भर जाता है, तो उसको टैपिंग करने का, उसका फ्लूइड निकालना, दैट इज थोरेकोसेंटेसिस। एक शब्द आया पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस मतलब जब असाइटिस होगी और उसका जो फ्लूइड निकालेंगे, दिस तरीका इज नोन एज पैरासेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस जब प्लूरल इफ्यूजन होगा। प्लूरल इफ्यूजन मतलब जब आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भर जाएगा। कौन सा पानी? जो कि टीबी के इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली बढ़ता है, उसको बाहर निकालने का तरीका थोरेकोसेंटेसिस। ऐसे आज भी टर्म यूज हुआ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने का प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, समझ आया?